हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी जिसका नाम था टाइटन, वो उसमें विस्फोट हो गया, 5 अरबपति मारे गए हैं। तो कहाँ पर ये घटना हुई है, कैसे घटना हुई, इन सब के बारे में बात करेंगे। पूरी दुनिया में इसकी बहुत ही चर्चा है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं और उन्होंने अमेरिकी संसद को संबोधित किया, वो चर्चा करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और भी कई क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, आज सुबह 11 बजे देखना मत भूलना, मैराथन वीडियो आ रहा है करंट अफेयर्स का, हाफ ईयरली MCQ होगा, क्वेश्चन आंसर अलग अलग टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो सुबह 11 बजे देखना मत भूलना। आप रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। जो यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ है उस पर ऊपर में ही आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो रिमाइंडर लगा लीजिए और सुबह 11 बजे आप देखिए ज़रूर। और 11 बजे के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस यानी वहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं, तो अमेरिकी संसद को जून 2023 में कौन सी बार संबोधित किया? आंसर होगा दूसरी बार। ठीक है, दूसरी बार वहाँ उन्होंने भाषण दिया है। पहली बार 2016 में अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था उन्होंने, और दूसरी बार 2023 में जून में अभी हुआ। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका रेड कारपेट स्वागत किया गया अमेरिकी यात्रा पर। वैसे तो 8वीं बार वो अमेरिका पहुँचे, लेकिन ये उनकी पहली राजकीय यात्रा है। स्टेट विजिट व्हाइट हाउस के द्वारा ये घोषित है और इसी वजह से बाइडन और उनकी पत्नी खुद इनको रिसीव करने आए, मतलब वो व्हाइट हाउस के जो परिसर है उसी में। ठीक है, और दूसरी बार उन्होंने US कांग्रेस को संबोधित किया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 2 बार US कांग्रेस को संबोधित किया, पहली बार 2016 और अब 2023 में। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस संबोधन के दौरान। उनमें प्रमुख ये रहा कि उन्होंने ये कहा कि भारत और अमेरिका पर मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। पहली बार जब वे अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे तो भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था था और आज 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है, ये एक इवेंट है। इस रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे और आगे भी कुछ जो एग्रीमेंट हो रहे हैं वो सब आगे अगले दिनों में मैं करंट अफेयर्स वीडियो में क्वेश्चन दे दूंगा। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन जिसकी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चर्चा है। तो क्वेश्चन होगा, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए पनडुब्बी का नाम बताएं जिसकी दुर्घटना से पायलट और 4 टूरिस्ट की मौत हो गई। उसकी दुर्घटना हो गई और मौत हो गई। आंसर होगा इसका टाइटन। ठीक है, टाइटन न्यूज़ देख रहे हैं आप, कोई नहीं बचा उसमें। देखिए, 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज डूबा था 1912 में। तो उस मलबे को देखने के लिए 18 जून की शाम को ये टाइटन नाम का पनडुब्बी है वो अटलांटिक महासागर में गया था और कुछ देर बाद ही ये लापता हो गया था और अब 5 दिन बाद उसका मलबा अटलांटिक महासागर में मिला है। ठीक है, और ये टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट और नीचे 5 टुकड़े बताए जा रहे हैं इसके, और पनडुब्बी में सवार 5 लोग, तमाम लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, तो ये है ये टाइटैनिक जहाज जो 1912 में डूब गया था। कैसे डूबा था? वो लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहा था ये जहाज, और उस दौरान आइसबर्ग से यानी बर्फ़ के जो पहाड़ से टकरा गया था और उसके बाद ये डूब गया था। तो इसी को देखने के लिए अब एक टूरिज़्म शुरू हुआ है। मतलब टाइटैनिक जहाज जो डूबा हुआ है वहाँ करीब 4 किलोमीटर नीचे समुद्र से, तो उसको देखने के लिए भी टूरिज़्म है। तो उसी टूरिज़्म के तहत इस पनडुब्बी में जो टाइटन नाम है इसका, उसमें 4 लोग सवार हुए थे, 4 यात्री और 1 पायलट था। ठीक है, तो कौन कौन थे जिनकी डेथ हुई है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो पनडुब्बी है ना वो ओशन गेट कंपनी का, और उसी के CEO थे स्टॉकन रश। दूसरे फ्रांस के पनडुब्बी ड्राइवर हैं
पॉल हेनरी, पाकिस्तानी ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद और इनके बेटे सुलेमान, और ब्रिटेन के अरबपति हैं, काफ़ी मशहूर ये नाम है इनका कारोबार की दुनिया में, हैमिश हार्डिंग। तो इन सब की मौत हो गई। अब देखते हैं मैप के थ्रू कि ये कहाँ पर ये हादसा हुआ है। ठीक है, मैप के थ्रू देखते हैं। प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं कहाँ, अमेरिका, कनाडा और ये अटलांटिक ओशन की ओर। तो ये अमेरिका है और इधर कनाडा है। ठीक है, और जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है वो बताया जा रहा है यहाँ का लोकेशन, इस जगह का लोकेशन। तो आपको बताऊं कि जो टाइटैनिक जहाज़ था ना, 1912 में उसने यात्रा लंदन से शुरू की थी और उसे पहुंचना था कहाँ पर, पहुंचना था यहाँ न्यूयॉर्क के लिए, लेकिन इस जगह पर वो टकरा कर और डूब गया था आइसबर्ग से। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसका मलबा करीब 3800 मीटर गहराई पर है। आप लगभग 4 किलोमीटर आप अंदाजा करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही एक नया टूरिज़्म शुरू हुआ है और देखने के लिए। तो यहीं पर जो पनडुब्बी है टाइटन नाम का, वो यहाँ से नीचे गया था 5 लोगों के साथ, यानी एक ड्राइवर और 4 अरबपति थे। ओके, तो यहीं पर नीचे जाकर वो डूब गया और ख़त्म हो गया। अब सवाल ये है कि ये दुर्घटना कैसे हुई है और क्या हुआ था अचानक। देखिए, अमेरिकी कोस्ट गार्ड है, उसके मुताबिक उसका कहना है कि संभवतः इसमें विस्फोट हुआ था और मलबे का ढेर अब मिला है। उसमें टाइटन के पिछला हिस्सा और कई हिस्से उसके मिले हुए हैं, और ये संकेत ये है कि पनडुब्बी में बड़ा धमाका हुआ था। इस पनडुब्बी में ब्लैक बॉक्स नहीं था, तो अब डिटेल रिसर्च होगा उस पर। ठीक है, ब्लैक बॉक्स होता तो पता चल जाता कि आखिरी घंटे में क्या हुआ था, आखिरी मिनटों में क्या हुआ था। तो देखिए, होता ये है कि समुद्र के नीचे जितना जाएंगे ना, उतना ही दबाव आप पर बढ़ेगा, पानी का दबाव और गुरुत्वाकर्षण का दबाव वो बहुत ही बढ़ेगा। और ये समुद्र से 4 किलोमीटर नीचे पनडुब्बी गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि एफिल टावर कितना ऊंचा है, जितना वजन है ना उतना दबाव इस पर पड़ा, इस पनडुब्बी पर। और हालांकि जब बनाया गया था इसको, तो इसका स्ट्रक्चर ख़ास तौर पर उसको सहने के लिए बनाया था कि उतना दबाव वो सह सके। लेकिन संभव है कि इसमें स्ट्रक्चर या तो कमज़ोर होगा या कोई खामी होगी इसमें, इसकी वजह से पनडुब्बी पानी का दबाव नहीं झेल सकी और वो विस्फोट हो गया उसमें, और मूल हिस्से में बहुत भयानक विस्फोट हुआ होगा, और जिसकी वजह से ये पूरी तरह सिकुड़ गया होगा, और सिकुड़ गया और फिर वो फट गया। तो इसको निर्माण में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। तो अब आशंका ये जताई जा रही है जो कार्बन फाइबर है उसमें कोई आंतरिक दोष होगा, उसमें कोई गड़बड़ी होगी, उससे नुकसान ये हुआ है, ये इसके टूटने की वजह वो बात हुई है। ठीक है, और इसी एक मशीन है जिससे इसको ढूंढा गया है, इसके मलबे को ढूंढा गया है। ठीक, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, और टाइटैनिक पर फिल्म भी आ चुकी है, और टाइटैनिक जो है ना वो लोगों को आकर्षित करता है। ओके, अपने समय में वो सबसे बड़ा जहाज़ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, सुबह 11 बजे मैराथन वीडियो देखना मत भूलना। ओके, अगर उस समय नहीं देख पाओ तो बाद में भी वो ज़रूर देखिए, आपके बहुत काम आएगा। और अगर आप 1 ईयर का मेंबरशिप लेते हैं तो उसके ज़रिए आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली PDF मिलता है, साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़, इतने तरह के एग्जामिनेशन के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो आप। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, उसका निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर होगा इसका पूर्वी चंपारण, बिहार में। ठीक है, तो वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर निर्माण हो रहा है, जून में अभी शुरू हुआ है। कब तक पूरा हो जाएगा? 2025 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर में एक समय में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी, और ये 3.76 लाख वर्ग फीट एरिया में बन रहा है। इसकी दूरी अगर कहेंगे राजधानी पटना से कितनी होगी, तो 120 किलोमीटर के आसपास ये पड़ेगा।
ओके। और इसकी आधारशिला रखी गई है अभी हाल ही में जून में ही रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और पटना का जो महावीर मंदिर ट्रस्ट है उसके सचिव आचार्य किशोर कुमार राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस.एन. झा और कई लोगों ने आधारशिला रखी है। ठीक है, तो 3 मंजिला विशाल रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 500 करोड़ रुपए है और ये मंदिर कंबोडिया में जो 12वीं शताब्दी का मंदिर है अंगकोर वाट मंदिर, वो जो परिसर है उससे भी ऊंचा होगा। 12 गुंबद होंगे इसमें, ठीक है, शिखर होंगे 12 और विभिन्न देवी देवताओं के लिए 22 गर्भगृह होंगे यहाँ पर। ठीक है, एक शानदार यहाँ कार्य चल रहा है। बिहार की बात हो रही है, मुख्यमंत्री वहाँ के हैं नीतीश कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस प्रावधान के विवाद की वजह से पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात और निर्यात विधेयक 2023 को वापस लेने की घोषणा की है? आंसर होगा इसका पशुधन का निर्यात। ठीक है, इसी पर विवाद हो गया था। वैसे तो कई सारे प्रावधान थे इसमें, लेकिन ये पशुधन का जो निर्यात है ना, देखिए अभी क्या है कि इंडिया से पशुओं के मांस का निर्यात काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन अब बात हो रही थी कि जीवित पशु का ही निर्यात किए जाने के बाद तो केंद्र सरकार ने क्या किया था कि इस विधेयक को यानी पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात और निर्यात विधेयक 2023 के एक ड्राफ्ट को जारी किया था और पब्लिक से ओपिनियन मांगा था इस पर कि क्या उसका कहना है। और इस विधेयक को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से पेश किया गया था और वेबसाइट पर ही गवर्नमेंट ने मांगा था राय कि आप लोग इस पर बताइए। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने काफ़ी विरोध किया इसका और इसमें कुत्ते, बिल्लियों सहित तमाम जीवित जो पशुधन है उसके आयात और निर्यात के प्रतिबंध को हटाने का प्रावधान था। और इस विधेयक में पशुधन को सभी घोड़े, गधे, खच्चर, ये सारे जो अश्वजीव हैं, गो जाती है जैसे मवेशी, भैंस, बैल, इस तरह की श्रेणी में आने वाले तमाम जो गो जातीय जानवर हैं उन सबको परिभाषित किया गया था, मतलब कि उन सबको निर्यात आयात किया जा सकता है। तो इस पर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने और बहुत सारे संगठनों ने इस पर गंभीर चिंता जताई थी। ठीक है, तो उसी के बाद फिर मंत्रालय ने इसको वापस लेने का ऐलान कर दिया है कि हम ये वापस ले रहे हैं। दरअसल 125 साल पुराना कानून है ना, उसको बदलने के लिए ये विधेयक सरकार लेकर आई थी, लेकिन काफ़ी विरोध हुआ और उन्हीं के मतलब जैसे आरएसएस के बहुत सारे जो संगठन हैं उन्हीं सब ने इसका विरोध कर दिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने ट्रकों में एयर कंडीशनर को किस वर्ष से अनिवार्य करने की घोषणा की है? आंसर होगा 2025। तो सभी तरह के जितने भी ट्रक हैं उनमें 2025 तक एसी केबिन अनिवार्य हो जाएगा। जैसे कार में एसी होता है वैसे ही इसमें होगा। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने इसकी घोषणा की है और ये फैसला जो है ना लॉजिस्टिक क्षेत्र में लागत कम करने, लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवर के स्वास्थ्य पर जो विपरीत असर पड़ता है और सड़क हादसे होते हैं उसकी वजह से, तो उन सबको रोकने के लिए किया गया। देखिए वर्तमान में कुछ कंपनियां हैं जैसे वोल्वो, स्कैनिया, भारत बेंज, तो ये सब कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कि एसी केबिन के साथ इंडिया में ट्रक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादातर जो ट्रक चल रहे हैं उसमें एसी होता नहीं है। तो जैसे अभी इतनी गर्मी चल रही है, हो रही है, तो इस वक्त क्या है, इतनी गर्मी में यानी 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें वो लोग ट्रक चलाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी जो क्षमता है ना, कार्य क्षमता, वो गिरती है। अब उनको 12 घंटे 14 घंटे ट्रक चलाना होता है इतनी गर्मी में, तो ऐसे में एक्सीडेंट का भी खतरा होता है। तो अब ये इम्प्लीमेंट करने को कहा गया है नितिन गडकरी के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ही कह दिया गया तमाम कंपनियों को कि अब अनिवार्य होगा 2025 से इसको अनिवार्य करना पड़ेगा, एसी वहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये भी है कि इससे कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन ये भी बात है कि जब ड्राइवर ज़्यादा देर तक बिना थके उसको चला पाएगा तो इससे ये भी बताया जा रहा है कि कॉस्ट भी जो मैन पावर पे है वो भी कम होगा।
ओके। अच्छा, एक और बात यहाँ पर है, भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, वो सामान की कीमत का 14 से 16% है, काफ़ी ज़्यादा है, जबकि चाइना में 8 से 10% है और यूरोपीय देशों में 12% है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ना, यानी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या कहें कि फैक्ट्री से लेकर और ग्राहक तक पहुंचने में जो कॉस्ट होता है उसको कम किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 जून को। ठीक है, और थीम क्या है इस बार की? लेट्स मूव, आगे बढ़ो, ये है थीम। इसी दिन पेरिस के सोरबोन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल विडोज डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 जून को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में इस दिवस की मान्यता दी थी। विधवाओं की दशा को सुधारने और उनको अवसर देने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए दिवस का आयोजन किया जाता है। दरअसल विधवाएं यानी विडोज जो है ना, वो विशेष रूप से जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ अक्सर अपने पति की मृत्यु के बाद भेदभाव, सामाजिक अलगाव, आर्थिक कठिनाई, इन सब से जूझती हैं। ठीक है, संपत्ति भी लेना मुश्किल हो जाता है, एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवा, इन सब से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी के लिए तो इस बात को जागरूकता के लिए ये दिवस आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गिफ्ट सिटी, उसके नए चेयरमैन कौन बनाया गया है? आंसर होगा हसमुख अधिया, वो पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव है। गिफ्ट सिटी क्या है? ये गांधीनगर में स्थित है, एक व्यापारिक केंद्र है। गिफ्ट का पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ पर इंडस्ट्री, एजुकेशन, इन सब से रिलेटेड पूरे हब बनाया जा रहा है। ये गांधीनगर में, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। ठीक है, गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रपति ने कितने नर्सिंग प्रोफेशनल्स को वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए? आंसर होगा इसका 30, 15 2022 के लिए और 15 2023 के लिए। तो ये विजेताओं के साथ फोटोग्राफ है। ठीक है, तो 2022 की विजेता ये सब रही और 2023 की ये सब रही, 15-15 यानी टोटल 30 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो लगाकर किस आतंकवादी को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव से रोक दिया? आंसर का इसका साजिद मीर। साजिद मीर जो है ना, वो 26/11 जो मुंबई आतंकी हमला है उसमें शामिल होने का उस पर आरोप है और वो फरार है, उसको ढूंढा जा रहा है। ठीक है, लश्कर-ए-तैयबा उसका आतंकवादी है और माना जाता है कि वो पाकिस्तान बेस्ड है वो। ठीक है, और अमेरिका ने उसको वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने वीटो पावर का यूज़ किया और इस कदम को रोक दिया। तो भारत ने कोशिश की थी कि इसको आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर इसको दर्जा दे दिया जाए ताकि इसके तमाम बैंक अकाउंट, फंड, ये सब पर रोक लग जाए, लेकिन चीन ने ऐसा किया जिसकी वजह से ये इस पर एक्शन होने से रोक देना पड़ा है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और हाँ, 11 बजे मैराथन वीडियो देखना मत भूलना। ओके, बाय।